सबसे पहला पार्ट जो हमारे को अब समझना है वो है कि बजट का क्या रंग रूप होता है, बजट का क्या स्ट्रक्चर होता है, बजट किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये लिखते हैं कि बजट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। जो बजट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड द रेवेन्यू बजट एंड द अदर इज कॉल्ड अ कैपिटल बजट। सो द गवर्नमेंट बजट is divided into 2 parts. One is revenue budget, the other is capital budget. इसको रेवेन्यू अकाउंट भी बोलते हैं और इसको कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो हमें समझ आया कि जो सरकार बजट पेश करेगी पार्लियामेंट के अंदर उसके दो पार्ट्स होंगे, वन इज द रेवेन्यू बजट एंड द अदर इज द कैपिटल बजट। ठीक, अब जो रेवेन्यू बजट होगा और जो कैपिटल बजट होगा ये आइडेंटिकल होते हैं इन द सेंस इसके भी दो पार्ट्स होंगे और इसके भी फर्दर दो पार्ट्स होंगे। सो रेवेन्यू बजट के जो दो पार्ट होंगे वो होगा रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एंड सिमिलरली कैपिटल बजट के दो पार्ट होंगे, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक, सो गवर्नमेंट बजट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल बजट इंक्लूड्स कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको ये फॉर्मेट समझ आ गया। अभी हमारे को फॉर्मेट तो समझ आ गया कि गवर्नमेंट बजट किस तरह से दिखता है। अब ये रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम समझ लें तो हमारे का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा गवर्नमेंट बजट का। आगे चलते हैं। जो बजट है उसमें मोटा मोटा दो ही तो चीजें हैं, एक तरफ रिसीट्स हैं और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर है। तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो बजट होता है उसको आप रिसीट वाइज और एक्सपेंडिचर वाइज डिवाइड कर सकते हो। ऐसा भी तो बोल सकते हो कि बजट के अंदर दो पार्ट है, रिसीट और एक्सपेंडिचर, एंड रिसीट दो तरह की, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर दो तरह का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप बजट को इस तरह से भी समझ सकते हो और बजट को आप इस तरह से भी समझ सकते हो। क्लियर है? तो अब जो हम फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सबसे पहले इस पार्ट के ऊपर कि रिसीट क्या होता है, जिसमें हमने बोला कि रिसीट रेवेन्यू भी हो सकता है और रिसीट कैपिटल रिसीट भी हो सकता है। ठीक है, तो बजट रिसीट्स पढ़ते हैं। Budget receipts refer to the estimated money receipt of the government from all the sources during a fiscal year. बजट रिसीट का मतलब है कि सरकार के पास पैसा आने का क्या क्या सोर्स है, कहां कहां से सरकार के पास पैसा आएगा। सरकार को देखो पूरे साल में देश चलाने के लिए खर्चा करना है, पैसा चाहिए, वो पैसा आएगा कहां से, उसको बोलते हैं बजट रिसीट। इट शोज द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट intends to get the money to finance the expenditure। यानी कि सरकार जो पैसा लाएगी वो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, इसको बोलते हैं रिसीट। सो रिसीट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। सबसे पहले हम बात करेंगे अब रेवेन्यू रिसीट की। ठीक, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? कहते हैं कोई भी रिसीट जो सरकार के पास आती है, जब भी गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा रिसीव होगा, अगर उस रिसीट में ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो हो जाएं जो नीचे आ रही हैं ये दो, तो उस रिसीट को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट। यानी कि जब गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा आएगा तो गवर्नमेंट उस पैसे से दो क्वेश्चंस करेगी। सबसे पहले, क्या जो ये पैसा आया है क्या ये कोई लायबिलिटी क्रिएट करता है या ये कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट करता है।
अगर तो जवाब आए कि द रिसीट दैट द गवर्नमेंट हैज गॉट इट डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी, देन इट इज कॉल्ड अ रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट के पास कोई व्यक्ति टैक्स पे करता है तो सरकार के पास टैक्स रिसीव होता है, तो वो जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास आया, क्या है वो? रिसीट। सेकंड, क्या वो रिसीट कैपिटल रिसीट है या वो रेवेन्यू रिसीट है? इसके लिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया। हमने ये बोला कि जो टैक्स का पैसा आया गवर्नमेंट के पास, क्या उसके अगेंस्ट द गवर्नमेंट हैज एनी लायबिलिटी टुवर्ड्स द सिटीजन? नो, द गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी लायबिलिटी। गवर्नमेंट को हम ये नहीं बोल सकते कि देख मैंने टैक्स जमा किया है तो मेरे लिए एक स्कूल खोल दे। हम गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते कि मैंने जो टैक्स का पैसा दिया है उसके लिए मेरे लिए एक पार्क बना दे, या मेरे लिए एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगा दे, या मेरे घर के पास टेलीकॉम का टावर लगा दे। ऐसा कुछ भी करने के लिए सरकार लायबल नहीं है विद द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीट। तभी इस पैसे को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। तो हमें बात समझ आई, जब भी सरकार के पास कुछ पैसा आएगा तो आप ये सवाल करोगे क्या सरकार के ऊपर कुछ लायबिलिटी है, क्या सरकार को कुछ इस पैसे से करने की कोई आंसरेबिलिटी है? तो अगर आंसर आएगा नहीं, इट डज नॉट रेज एनी लायबिलिटी, देन दैट रिसीट इज कॉल्ड अ रेवेन्यू रिसीट। फिर से पढ़ें, ऑल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट which have the two characteristics like the receipt do not create any liability, then it is a revenue receipt, or the receipt do not reduce any asset of the government. For example, सरकार के पास जो पैसा आया, अगर उस पैसे को रिसीव करते समय ना कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही अगर कोई एसेट रिड्यूस होता है गवर्नमेंट का, तो वो जो पैसा आया है वो एक रेवेन्यू सोर्स ऑफ रिसीट है। ठीक है, रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन इट सेल्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस will cause a reduction in the assets of the government, therefore these receipts are not revenue receipts. For example, गवर्नमेंट की एक कंपनी है BSNL, है ना, एक और कंपनी भी है एयर इंडिया, ये सरकारी कंपनी है, इसका मतलब ये गवर्नमेंट का एसेट है, बिकॉज ये गवर्नमेंट इसकी इन कंपनियों की मालिक है। अगर गवर्नमेंट BSNL को बेच देती है और बेच के कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है, यानी कि इफ द गवर्नमेंट सेल द एसेट एंड रिसीव सम अमाउंट ऑफ मनी, तो उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? वो जो पैसा आया वो कौन सी रिसीट होगी? वो एक कैपिटल रिसीट होगी। यानी कि अगर सरकार एयर इंडिया को भी कल बेच दे और एयर इंडिया को बेच के भी गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा रिसीव होता है, उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट नहीं बोलेंगे। तो हमने पढ़ा कि कोई भी रिसीट रेवेन्यू रिसीट कब होगी? कोई भी रिसीट रेवेन्यू रिसीट तब होगी जब ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं। कंडीशन नंबर 1, नो एसेट इज सोल्ड और इट गेट्स रिड्यूस्ड, ना कोई एसेट मेरा कम हुआ और ना ही सरकार का कोई एसेट बेच दिया गया। अगर ऐसा हुआ और पैसा रिसीव हो जाए तो वो एक रेवेन्यू रिसीट है। सेकंड, अगर इट डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, तब भी जो पैसा रिसीव हुआ वो एक रेवेन्यू रिसीट होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमारे पास सरकार के पास जो टैक्स का पैसा आता है, जो टैक्स का रेवेन्यू आता है, जो मैं टैक्स जमा करता हूं, उस टैक्स के रेवेन्यू के बदले सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। अगर ऐसी कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, तब वो जो पैसा सरकार के पास आ रहा है वो एक रेवेन्यू रिसीट है। सेकंड, अगर सरकार का कोई भी एसेट कम नहीं होता, कोई भी एसेट बेचा नहीं जाता, तब भी पैसा आ जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट भी समझ लेते हैं। तो हमने बोला यहां पर कि रेवेन्यू रिसीट वो है जब ना एसेट बेचा गया और ना ही लायबिलिटी क्रिएट हुई। जो रेवेन्यू रिसीट होती है उसके दो फर्दर पार्ट्स होते हैं, सब क्लासिफिकेशंस होती हैं। या तो रेवेन्यू रिसीट हमारे पास टैक्स के पैसे को इकट्ठा करके आएगी सरकार के पास, या नॉन टैक्स रिसीट होगी। यानी कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू रिसीट आती है वो फर्दर दो तरह से आ सकती है।
या तो वो टैक्स का पैसा इकट्ठा करके आएगी या वो नॉन टैक्स का पैसा इकट्ठा करके आएगी। तो अब इसको आगे चलते हैं। टैक्स रिसीट क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट कि सरकार बहुत सारा इकट्ठा करती है, टैक्स गवर्नमेंट अर्न करती है टैक्स के पैसे से। तो वो जो टैक्स का पैसा सरकार के पास आएगा वो टैक्स रिसीट कहलाई जाती है। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, institutional units to the government. Any failure to pay the tax is liable for penal action. यानी कि अगर मैं टैक्स की चोरी करूं, अगर मैं टैक्स ना जमा कराऊं तो मेरे ऊपर कुछ एक्शन भी सरकार ले सकती है। सो टैक्स कलेक्शन सरकार की राइट है और टैक्स कलेक्ट पे करना हमारी सिटीजन्स की ड्यूटी है। एंड दिस टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। यानी कि सरकार लगान लगाकर, टैक्स लगाकर, शुल्क लगाकर जो पैसा इकट्ठा करती है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट का टैक्स रिसीट या रेवेन्यू रिसीट। गवर्नमेंट प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स आर कंटेन्ड इन द बजट। जब भी बजट पेश करता है ना फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसके अंदर जब वो टैक्स प्रपोजल्स रखता है, इसका मतलब होता है कि वो इस आने वाले साल में किस किस नए टैक्स से पैसा सरकार इकट्ठा करने वाली है। इनकम टैक्स का रेट बढ़ा के पैसा ज्यादा इकट्ठा करना चाहती है या इनकम टैक्स का रेट कम करके लोगों को थोड़ा रिलीफ देना चाहती है। किस तरह का नया टैक्स लाना चाहती है, जीएसटी के अंदर क्या मॉडिफिकेशंस करना चाहती है, रेट बढ़ा सकती है, रेट घटा सकती है, ये सारे प्रपोजल्स कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है गवर्नमेंट के लिए एक अपने बजट के अंदर। द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स is used by the government to meet the expenditure incurred on providing the benefits to the citizens or people. The taxpayer cannot demand any service in exchange of tax payment. यही तो मैंने आपको बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप टैक्स पे करते हो तो आपके पास सरकार से डिमांड करने का राइट नहीं आ जाता। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने टैक्स पे किया है तो मेरे लिए रेलवे चला दो या मेरे लिए एयरवेज चलाओ या मेरे लिए आप कोई स्कूल खोल दो या कॉलेज खोल दो। क्योंकि टैक्स पे करने पर सरकार के प्रति कोई लायबिलिटी नहीं आती, तभी इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। लेकिन सरकार जब किसी से लोन ले लेती है, आरबीआई से लोन बोरो कर लेती है, यूएसए से लोन ले लेती है, जापान से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लेती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाके अगर सरकार पैसा बोरो करती है, वहां पर सरकार के सिर पर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लायबिलिटी ये क्रिएट हो जाती है कि उस बोरोड मनी के ऊपर सरकार को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और उस बोरोड मनी को सरकार को वापस भी करना पड़ता है। इसीलिए बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इज अ कैपिटल रिसीट एंड टैक्स रिसीट के बदले क्योंकि सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं आती तो टैक्स रिसीट इज अ रेवेन्यू रिसीट। क्लियर हुआ? नाउ ये जो टैक्सेस होते हैं ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं। टैक्स रिसीट के अंदर भी दो तरह के टैक्सेस होंगे, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये समझना अब हमारे लिए जरूरी है कि व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूं। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं जैसे कि इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, है ना, गिफ्ट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ये कुछ टैक्सेस हैं जो सरकार इकट्ठा करती है और ये सारे टैक्सेस जो हैं ये डायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक, इसमें से कुछ टैक्सेस अबॉलिश हो चुके हैं, यानी कि आज की डेट में वो इंडिया के अंदर लागू नहीं है, जैसे कि गिफ्ट टैक्स नहीं है, वेल्थ टैक्स नहीं है, पर बाकी के टैक्सेस अभी भी चल रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वैट, वैल्यू एडिड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी आप लोगों ने पढ़ा, इट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। फिर कस्टम्स ड्यूटी इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। उसके बाद कुछ लेवीज होती हैं जैसे कि सेस होता है, हायर एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस, है ना, तो ये भी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं।
तो दीज आर दी सम फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, मतलब में डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें द पर्सन हु पेज टू द गवर्नमेंट एंड द पर्सन हु बियर्स द बर्डन सेम होता है। क्या बोला? कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो पे करता है व्यक्ति, वही बियर करता है उस टैक्स के बर्डन को, तो उस टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो सर फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ? जो पर्सन पे करता है गवर्नमेंट को और जो पर्सन बियर करता है बर्डन को, वो डिफरेंट होता है। इसको समझते हैं। हमने बोला डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, तो इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनकम टैक्स पे करने वाला व्यक्ति वही होगा जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर ए अर्न्स एन इनकम ऑफ लेट्स से 1 लाख रुपीज, तो मिस्टर ए अपनी कमाई हुई इनकम के ऊपर सरकार को टैक्स पे करेगा। तो टैक्स पे किसने किया? द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट इज मिस्टर ए। और ये टैक्स का बर्डन बियर किसने किया? मिस्टर ए ने। देखो, जब टैक्स पे करते हो तो आपको थोड़ा सा वो फील होता है, पिंच होता है, चुभता है। तो पिंच भी किसको हुआ? बर्डन बियर भी किसने किया? मिस्टर ए ने। और पे भी सरकार को कौन करके आया टैक्स? मिस्टर ए। तो इसीलिए इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज मैं अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स खुद ही पे करके आऊंगा। सो मेरी प्रॉपर्टी, मैं टैक्स पे करूंगा, मैं ही बर्डन को बियर करूंगा। सो दीज आर सर्टन एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? द पर्सन हु बियर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स इज लेट्स से मिस्टर ए, बिकॉज ये मिस्टर ए की जेब में से टैक्स का पैसा निकलेगा। पर द पर्सन हु पेज दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट विल बी अ शॉप। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी शॉप के पास जाता हूं, या लेट्स से शॉप छोड़ दो, हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पेट्रोल डलाते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर। तो जब हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो उस पेट्रोल की कॉस्ट के अंदर टैक्स भी होता है ना, वैट होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है। तो जब हमने अपनी कार के अंदर वो पेट्रोल डलवाया और वो पैसा हमने पेट्रोल पंप वाले को दिया, तो उसी के अंदर हमारा टैक्स की पेमेंट भी है जो हमने पेट्रोल पंप वाले को दे दी। सो एक्चुअली में हमने तो बर्डन बियर किया ना, हमको चुभा जब हमने पेट्रोल के ऊपर टैक्स को देखा कि इतना सारा टैक्स हमको देना पड़ता है। सो द पर्सन हु बियर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स इज द एक्चुअल कंज्यूमर। पर क्या मैं ही जाके सरकार को टैक्स जमा करके आया वहां पर? नहीं। उस केस में जो पेट्रोल पंप वाला है उसने सारा जो टैक्स है वो मेरे से इकट्ठा किया, कलेक्ट किया और उसने वो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया। तो आपने देखा एक्चुअली में बर्डन किसकी जेब पे है? किसको चुभ रहा है टैक्स? मिस्टर ए को, कंज्यूमर को, कस्टमर को, एंड यूजर को। पर टैक्स कंज्यूमर पे नहीं करके आया सरकार को, टैक्स कौन पे करके आया? द अदर पर्सन और द कलेक्टर। ठीक है, यानी कि शॉप वाला या एक पेट्रोल पंप वाला। तो जब आप जीएसटी पे कोई भी सामान खरीदते हो, जब जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो उस केस में वो सामान के ऊपर जब जीएसटी लगता है तो जीएसटी का बर्डन किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर। पर जीएसटी कंज्यूमर सरकार को जमा नहीं करवा के आता, वो तो एक शॉपकीपर जमा करा के आता है, बिजनेस वाला जमा करवा के आता है। द पर्सन पेइंग द टैक्स एंड द पर्सन हु एक्चुअली बियर्स द टैक्स burden are two separate persons. That is why it is called an indirect tax. तो यहां पर एग्जांपल हो गया जीएसटी का, वैट का, एक्साइज का, कस्टम ड्यूटी का एंड सो ऑन. सो दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब वो पढ़ रहे हैं हम नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स. नॉन टैक्स रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which are received from sources other than taxes. It arises on account of administrative function of the government. ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जहां पर सरकार
नॉन टैक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है। इसको ऐसे पढ़ते हैं और आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट, इंटरेस्ट। The government receives interest on the loan given by it to the state government, union territory government, local government, private enterprises and people. अगर कोई राज्य सरकार सेंटर की सरकार से लोन ले लेती है, फॉर एग्जाम्पल द पंजाब गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, लोन ले लेती है, या एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी स्टेट गवर्नमेंट से लोन ले लेती है, या एक प्राइवेट एंटरप्राइज सरकार से लोन लेता है, या एक व्यक्ति सरकार के पास जाके सरकार से लोन ले लेता है, तो उस लोन के ऊपर जो सरकार इंटरेस्ट रिसीव करेगी, उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? सरकार की इनकम या रेवेन्यू। पर क्योंकि ये इंटरेस्ट टैक्स नहीं है, इसलिए ये एक नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ठीक हुआ। देन प्रॉफिट एंड डिविडेंड। देखो, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है ना, वो बहुत सारे बिजनेसेस की मालिक भी है, बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि LIC है ना, एयर इंडिया है, ऑयल है, ऑयल कॉर्पोरेशन है, HMT है, BHEL है, ये सारी जो कंपनीज हैं, या सरकारी बैंक है, SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सेट्रा। इन कंपनीज के प्रॉफिट का कुछ पार्ट जब गवर्नमेंट रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो वो भी तो सरकार के लिए एक तरह की सोर्स ऑफ इनकम है। The public sector enterprises produces and sell the goods and services like nationalized bank, LIC वगैरह, and these provide profits and dividends on the investment made by the government. तो जब सरकार अपने निवेश के ऊपर कमाई करती है in the form of profit और dividend, that is also a source of revenue. Next is fees. गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसके लिए सरकार आपसे फीस चार्ज करती है, तो वो जो फीस होती है वो भी सरकार के लिए एक तरह का रेवेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई लैंड या एक प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हो। फिर जब आप बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो तो भी आप उसके ऊपर एक नॉमिनल 5-10 रुपए की फीस पे करते हो। आप सिटीजन जब एक पासपोर्ट ऑफिस जाता है और पासपोर्ट बनवाने के लिए जो पैसे जमा करता है, उस फीस को भी आप पासपोर्ट फीस को आप गवर्नमेंट की रेवेन्यू बना सकते हो। कोर्ट फीस लगती है जब आप कोर्ट में अगर कोई केस लड़ना चाहते हो या कोर्ट पे कोई भी दलील पेश करना चाहते हो, तब वहां पर आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। सो दीज आर सर्टेन वेज इन विच द गवर्नमेंट अर्न्स फीस और रेवेन्यू। देन देयर इज अ इनकम बाय वे ऑफ फाइन। सरकार आपके ऊपर वायलेशन ऑफ लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करने पर फाइन लगाती है, पेनल्टी लगाती है। वो जो फाइन और पेनल्टी है वो सरकार के लिए क्या काम करती है? इनकम का काम करती है। इट इज अ पेमेंट मेड इन वायलेशन ऑफ लॉ, रूल एंड रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पनिशमेंट। यहां पर एम ये नहीं है कि सरकार पैसा कमाना चाहती है फाइन लगा के, यहां पर सरकार बेसिकली डेटरेंट क्रिएट करना चाहती है कि लोग रूल्स को फॉलो करें, इसलिए उनके ऊपर एक इकोनॉमिक पेनल्टी लगाई जाती है। द मेन पर्पस इज टू लेट द पीपल फॉल इन लाइन एंड फॉलो द रूल्स। ठीक। देन देयर इज एस्टीट. It refers to the income of the state which arises out of property left by people without a legal hire. जब कोई व्यक्ति बिना अपने लीगल हायर, बिना अपने वाली वारिस के, बिना अपने किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के मर जाता है और अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है जिसका कोई भी क्लेमेंट नहीं होता, तो वो सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? गवर्नमेंट की हो जाती है। So when there are no claimant of such property, the government assumes its right over it. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एस्टीट। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और स्पेक्ट्रम। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 3G, 4G, allocation of coal mines, etc. have emerged as a significant source of non-tax receipt of the government. तो सरकार जब कोई कोल माइन किसी को एलोकेट करती है, मैं बेचने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उसकी राइट को यूज करने की बात कर रहा हूं, या स्पेक्ट्रम को राइट टू यूज करने की बात कर रहा हूं, दैट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट। अगर सरकार स्पेक्ट्रम ही बेच दे, कोल फील्ड ही बेच दे, ऑयल फील्ड ही बेच दे, दैट विल बी अ कैपिटल रिसीट, बिकॉज सरकार का एसेट खत्म हो जाएगा। यहां पर एसेट बेचने की बात नहीं हो रही, यहां पर राइट टू यूज करने की बात हो रही है। ठीक है। देन देयर इज अ स्पेशल असेसमेंट, another way of earning revenue. It is that payment which is made by the owners of those properties whose value has appreciated due to the development activities of the government. For example, when as a result of construction of roads and a sewerage system or construction of drainage system, the value of property or the rental value of the property appreciates, then a part of this development expenditure is recovered from such
प्रॉपर्टी ओनर्स बाय वे ऑफ स्पेशल असेसमेंट। तो मैंने एक जगह पे प्रॉपर्टी खरीदी, उस जगह पे कुछ भी नहीं था, बंजर थी वो, वहां पर सारा जंगल जंगल था, लेकिन सरकार ने वहां पर रोड्स बना दी, ब्रिजेस बना दिए, सीवरेज सिस्टम बना दिया, ड्रेनेज सिस्टम बना दिया। ठीक, ऐसा करने से क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी को जो मैंने खरीदा था तो बहुत वो सस्ते दाम पे खरीदी थी, पर बिकॉज ऑफ ऑल दिस डेवलपमेंट एक्टिविटीज द प्रॉपर्टीज वैल्यू हैज इंक्रीज्ड और द रेंटल वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड। अब इस सारे वैल्यू की बढ़ने के कारण क्या है, इस सारी वैल्यू का बढ़ने का कारण है सरकार की डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो सरकार क्या करेगी, उस डेवलपमेंट एक्टिविटी का कुछ पार्ट, एक्सपेंडिचर जो सरकार ने उस डेवलपमेंट का के ऊपर किया, उसका कुछ पार्ट वो मेरी प्रॉपर्टी के अंदर से रिकवर कर लेगी इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन फीस और असेसमेंट वैल्यू। तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रांट एंड डोनेशन। क्या होता है, एक देश की सरकार किसी और देश से शायद कुछ ग्रांट या डोनेशन रिसीव कर लेती है कभी कभी, है ना, तो उसको भी हम सोर्स ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं। द ग्रांट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। In the event of some natural calamities like earthquake, flood, drought, or during wars, the citizens of the country often make some donations and grant to the government. Such donations and grant are non-tax revenue of the government. For example, जब कोई फ्लड आ जाता है या कभी कोई अर्थक्वेक आ जाता है, तो वहां पर जो सरकार का रिलीफ फंड होता है, हम उसके अंदर पैसा डोनेट करते हैं, है ना। जैसे कि हम उत्तराखंड फ्लड के टाइम पे हमने पैसा डोनेट किया, है ना, हमने कोविड के टाइम पे ये पीएम केयर्स फंड के अंदर पैसा डोनेट किया। तो गुजरात में जब वो आया था अर्थक्वेक, तब भी हम लोगों ने पैसा डोनेट किया। सो इन ऑल दीज केसेस द अमाउंट ऑफ ग्रांट और डोनेशन मेड टू द गवर्नमेंट बाय ईदर अ फॉरेन गवर्नमेंट और बाय द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री, दिस विल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है।